दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जितने भी मैथिल ब्राह्मण हैं पूरे समस्त बिहार में, वो आखिर मिथिला राज्य का एक पृथक राज्य का बिहार से अलग क्यों सपोर्ट करते हैं। और फिर जब ये अलग मिथिला पृथक राज्य का सपोर्ट करते हैं तो कुछ मैथिल्स ऐसे भी हैं जो कि मिथिला को एक अलग देश बनाने की बात करते हैं। और उनका ये तर्क रहता है कि जब से भारत बना है, भारत के पहले से मिथिला एक देश हुआ करता था। और वो सब कुछ अपना बताते हैं कि भारत देश उस समय कुछ नहीं था, सब कुछ, और मिथिला जैसे एक पूरा देश हुआ करता था, छोटा सा देश हुआ करता था, क्योंकि मिथिला ज़्यादा बड़ा नहीं है। हालांकि इन्होंने दूसरे के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा तक हड़प लिया है, हड़पा नहीं है, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग यही बात करेंगे। देखिए, इसका मुख्य कारण यदि मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है कि जितने भी मैथिल ब्राह्मण सिर्फ मिथिलांचल क्षेत्र में हैं यही मिथिला राज्य की बात करते हैं। यदि कोई मैथिल ब्राह्मण संथाल परगना में भी है, अंग प्रदेश में भी है, मगध में है, भोजपुर में है, ये लोग भी यहाँ पर रहते हुए ही मिथिला के प्रति बहुत लॉयल रहते हैं। और इन्हें ऐसा, क्योंकि ये लोगों का रूट वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका सेंटिमेंट्स भी वहाँ से जुड़ा हुआ होगा। और ये लोग भी चाहेंगे कि मिथिला का एक अलग राज्य बने, और मिथिला का एक अलग राज्य बन जाना ही इस चीज़ को दर्शाएगा कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट के हाथ में ये स्टेट जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। देखिए, जब आप इतिहास की तरफ जाएंगे, राज, दरभंगा और मिथिला के इतिहास में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ब्राह्मणों का काफ़ी वर्चस्व हुआ करता था। मैथिल ब्राह्मणों का यहाँ पे काफ़ी वर्चस्व हुआ करता था इन मिथिला क्षेत्रों में। और यहाँ पे ये उस समय के लोअर कास्ट को, यहाँ पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये खुद मिथिला के लोअर कास्ट के लोगों का ही कहना है। इनके ऊपर ये शासन क्या करते थे, इनको दबाया करते थे। अछूत की भावना उसमें पूरे देश में थी। तो एक तरीके से इन्हें एक स्टेटस और एलिट्स का सिंबल मिल गया था कि ये क्षेत्र तो हमारा है, ये क्षेत्र में हम जो चाहे कर सकते हैं। और यही सब बातें होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब देश में दिल्ली सल्तनत का शासन आया, ख़ास करके जब गियासुद्दीन तुगलक आए, तो उन्होंने मैथिल ब्राह्मणों, उनका टारगेट तो सीधा ये था कि हमें यहाँ पे हिंदुओं को डैमेज करना है। तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं का मुखिया कौन बना है, तो उन्हें पता चला कि जितने भी पूजा पाठ, कर्म कांड का ये सब जो जितना भी सब कुछ है, जिसके कारण हिंदुत्व और हिंदू धर्म जो है वो सारा कुछ पंडितों के द्वारा किया जा रहा है। पंडित ज़्यादातर ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करना शुरू किया। हालांकि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही टारगेट करते थे, उनका तो ये था कि यहाँ पे इस्लाम धर्म को लाना है, इस्लाम को लाना है और इन सब को कन्वर्ट कराना है, इस तरीके से। तो उन्होंने मैथिल ब्राह्मणों को मिथिला क्षेत्र में बहुत प्रताड़ित किया। और प्रताड़ना के कारण कुछ मैथिल ब्राह्मण जो कि सह पाए, वो वहाँ पे वो रह गए, और जो लोग नहीं सह पाए उनके प्रताड़ना को, वो लोग वहाँ पर से भाग गए। और कुछ लोग भाग करके पूरे भारत में आपको मैथिल ब्राह्मण मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरे भारत में मैथिल ब्राह्मण इसलिए आपको मिल जाएंगे क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इन्हें बरतानिया सरकार ने हायर कर के वहाँ पर ले गए। नहीं, एक तरीके से आप इन्हें भगौड़ा बोल सकते हैं। ये लोग भाग करके पूरे भारत में जा कर के बसे, और फिर जहाँ पर भी गए वहाँ पर से इन स्थानीय पंडितों से इनका काफ़ी पहले मतभेद हुआ। कुछ लोगों ने इन्हें ब्राह्मण जाति का स्वीकार करना ही बंद कर दिया कि ये लोग तो ब्राह्मण हैं ही नहीं, ये लोग तो विश्वकर्मा हैं, और तरह तरह की बातें। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, देश मॉडर्न इंडिया
पूरा विश्व मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ गया, तो फिर ये जातिवाद जैसी भावना बहुत हद तक कम हो गई, पूरे देश में कम हो गई। और सभी कोई छुआछूत और ये सब चीज़ों को छोड़ रहे थे और आगे की ओर बढ़ रहे थे, ज़िंदगी में विकास की ओर बढ़ रहे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे थे। और इसी रेस में मैथिल ब्राह्मणों को ये लगा कि अब इनका वो वर्चस्व रह नहीं गया मिथिला में, जो कि इनका वर्चस्व पहले हुआ करता था। अब तो इन्हें कोई ख़ास वैल्यू भी नहीं है, और जितने भी जो इनके हिसाब से जितने भी नीच जाति के लोग थे, वो भी अब आरक्षण के कारण बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं और एलिट्स बन रहे हैं। तो इनको लगा कि इनका काफ़ी वर्चस्व कम हो गया मिथिला क्षेत्र में। तो इन्होंने सबसे पहले मांग करी कि हमें मिथिला राज्य दे दो, ताकि मिथिला राज्य अगर हमें मिल जाएगा मैथिली भाषा के आधार पर, कि अब मिथिला राज्य चाहिए तो किस आधार पे चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे मैथिली भाषा बोली जाती है वहाँ वहाँ पे हमें मैथिली ज़िले चाहिए और मिथिला राज्य चाहिए। तो इसी आधार पे इन्होंने मांग करी, जबकि वास्तविकता तो ये है कि इस तरीके की कोई बात कभी थी ही नहीं कि राज दरभंगा को मिथिला राज्य चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। जबकि आप जो है जब जाएंगे दरभंगा, तो वहाँ पे लोग राज दरभंगा को बहुत प्रेरित करते हैं। वो अगर उनका बस चले तो वो लोग फिर से उन्हीं के वंशज को दरभंगा का राजा घोषित कर दे, दरभंगा का राजा ही नहीं पूरे मिथिला का राजा घोषित कर दें। तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता है, उस मोनार्की पे बहुत प्राउड फील करते हैं दरभंगा के लोग। जब बात रही कि मिथिला राज्य चाहिए, तो मिथिला राज्य को इसलिए मैथिल ब्राह्मण, जितने भी मिथिला के मैथिल ब्राह्मण हैं वो तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ जो मिथिला के जो मैथिल ब्राह्मण हैं वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अंग के हों, चाहे वो संथाल परगना के हों, भोजपुर के हों, मगध के हों, जो भी कहीं पर भी हों। खास करके बिहार और झारखंड और नेपाल के जो मैथिल ब्राह्मण हैं, उत्तर प्रदेश के मैथिल ब्राह्मण हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग भी तो उस प्रताड़ना से गुजरे हैं ना, जो कि इनके ऊपर मुस्लिम शासकों ने किया। तो अब ये लोग भी बैक जाना चाहते हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। और बिहार में रहते हुए ये चीज़ संभव हो नहीं पा रहा है। बिहार में रहते हुए मैथिली भाषा जो है मेजॉरिटी में नहीं बन पा रही है, वो उसका स्थान भोजपुरी ले लेता है। बिहार में रहते हुए मैथिल और मैथिल ब्राह्मण के जितने भी कास्ट के लोग हैं, ये उतना अच्छे क्लास पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बिहार में उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। ओबीसी और एससी एसटी लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ये लोग चाहते हैं कि अगर इन्हें एक मिथिला अलग राज्य बन जाए, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि ये लोग सबसे पहले जितने भी मंत्री वगैरह का सारा पद है, बड़े बड़े आईएएस का पद है, उसमें सब कुछ करके ये लोग फिर से अपने पूरे मैथिल ब्राह्मणों को उसमें बिठा देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि अपना ये लोग एक तरीके से समझ लीजिए कि इतना करने के बाद भी मैथिल ब्राह्मणों का वो वैल्यू नहीं बन पाएगा जो कि आज से 400-500 साल पहले हुआ करता था। वो वैल्यू अभी भी नहीं बन पाएगा अगर मैथिल ब्राह्मणों को एक अलग मिथिला राज्य मिल भी जाए और एक भी अनदर कास्ट के लोगों को मिथिला की कमान नहीं दी जाए, फिर भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमारी भाषा खतरे में है, हमारे क्षेत्र पर बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है और हमारा विकास बिहार से अलग होकर के ही हो सकता है। क्योंकि अगर कल्चर के बेस पे मांग करें कि हमें हमारा एक अलग कल्चर है, हमको एक अलग स्टेट दो, तो उस तरीके से उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी कई स्टेट हैं जो कि उस बेसिस पे अलग होना हो जाएंगे। फिर कुछ लोग मैथिल ब्राह्मण ऐसा तर्क देते हैं कि जो साउथ इंडिया है उनकी अलग कल्चर और लैंग्वेज के कारण ही उनको एक अलग स्टेट मिला। ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ कल्चर में हैं,
ख़ास करके कर्नाटका तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स्ड है। फिर आपको तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना में आपको मिल जाएगा काफ़ी, वहाँ पे एक अलग कल्चरल डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। महाराष्ट्र में है, विदर्भ का एक अलग कल्चर है, मराठवाड़ा का एक अलग कल्चर है, ये आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, मालवी का एक अलग कल्चर है, निमाड़ी का अलग कल्चर है, ट्राइबल लोगों का अलग कल्चर है। गुजरात में कच्छ लोगों का अलग कल्चर है, सौराष्ट्र के लोगों का अलग कल्चर है। राजस्थान में तो खैर पूरा डाइवर्सिफाइड ही है। एक राजस्थानी जो टच है वो तो पूरा एक है ही, लेकिन लैंग्वेज में शेखावटी, ढूंढारी, मारवाड़ी, मेवाटी, कई तरह की भाषाएं हैं, वो आपको एक अलग टच मिल जाएगा। ब्रज भी बोली जाती है राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में। फिर उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, बुंदेलखंड, भोजपुर कल्चर, अवध कल्चर, फिर आपको ब्रज कल्चर मिल जाएगा। फिर खड़ी बोली वाला जो क्षेत्र है, जो खास करके दिल्ली और हरियाणा वगैरह के क्षेत्र से ज़्यादा मैच करता है, वो एक अलग कल्चर मिल जाएगा। उत्तराखंड जो कि एक काफ़ी इंडिजिनियस स्टेट माना जाता है, वहाँ पर भी आपको कल्चरल डिफरेंस मिलेगा। वहाँ पे गढ़वाली एक अलग कल्चर, कुमाऊनी अलग कल्चर। तो इस तरीके से आप देखें तो हर स्टेट में आपको बहुत सारी कल्चरल मिल जाएंगी, और हमारा देश तो कल्चरल डाइवर्सिटी से ही बना हुआ है। तो इसमें अगर हर कल्चर के लोग अलग अलग स्टेट की मांग करने लगे तो पता चला कि कई स्टेट बन जाएंगे, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हर स्टेट में चुनाव, एक स्टेट में चुनाव जाएगा नहीं, दूसरे में शुरू, इसके कारण पूरा भारत ही उलझ कर रह जाएगा। तो स्टेट को बनाया जाता है कि एक इस तरीके से, ताकि वो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, वहाँ के लोगों को समझ पाए और वहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको पूरा कर पाए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट पूरा करने में असमर्थ होती है, ऐसा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ये अलग बात है। अब जैसे खास करके इनका मेन मुद्दा होता है कि हमें बाढ़ से नहीं बचा पाती बिहार सरकार। अरे भाई, बाढ़ तो एक इंटरनेशनल समस्या है। नेपाल सरकार बाढ़ से वहाँ का पानी छोड़ देती है, नेपाल से वो आ जाता है सारा पानी बिहार में। तो उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए ना। बिहार सरकार तो अपने तरफ से बहुत कोशिश करती है नेपाल सरकार को समझाने की, लेकिन नेपाल करे भी तो क्या करे, अगर वो पानी सारा रोक लेगा तो फिर उनके देश में ना बाढ़ आ जाएगा। तो इसलिए वो सारा पानी छोड़ देता है। तो इसके लिए तो भारत सरकार और नेपाल सरकार को बैठ करके कुछ करना चाहिए। भारत सरकार को अपने पैसे से नेपाल में डैम बनवाना चाहिए, जहाँ पर कि पानी स्टोर किया जा सके, या फिर बिहार में ही कुछ उस तरीके की सुविधा देनी चाहिए। फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये सभी भोजपुर के क्षेत्र हैं जो कि उत्तर भारत में आते हैं। इन लोगों ने कभी आज तक डिमांड नहीं किया कि हमें बाढ़ के कारण हमें एक अलग स्टेट चाहिए। वही उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और बलरामपुर वगैरह के क्षेत्रों में भी काफ़ी बाढ़ आ जाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी मांग नहीं किया कि हमें उत्तर प्रदेश से बाढ़ के कारण एक अलग राज्य दो। तो इस तरीके की तमाम बातें को खारिज किया जा चुका है, और इसीलिए पहले बहुत बार मिथिला स्टेट को खारिज कर दिया है सेंटर ने, स्टेट ने, हर कोई। और ये कभी बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये सेंटर भी जान रहा है, स्टेट भी जान रहा है कि ये विकास तो एक बहाना है, दरअसल ब्राह्मणवाद को बढ़ाना है। और यहाँ पर तो मैंने एक मुहावरा भी दे दिया। तो इसीलिए अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ मैं। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय हिंद।